हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 7 है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? ए नियामगिरी ओडिशा, बी पालकोंडा आंध्र प्रदेश, सी मेलागिरी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? सी मेलागिरी तमिलनाडु। ये जो पहाड़ी है ये चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल शहजादी मकफी के उपनाम से कविताएं लिखती थी? ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो इसको यहाँ से यहाँ तक काट दिया है मैंने, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल शहजादी मकफी के उपनाम से कविताएं लिखती थी? ए गुलबदन बेगम, बी जेबुनिसा, सी मेहरुनिसा, डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो होगा ए जेबुनिसा। मुगल शहजादी मकफी के उपनाम से कविताएं लिखती थी वो थी जेबुनिसा, ऑप्शन बी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी उद्देशिका, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारा जो इसका उत्तर होगा वो होगा सी उद्देशिका। संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन सी उद्देशिका। जो दरअसल उद्देशिका को संविधान का मूलभूत सार भी माना जाता है। मूलभूत सार भी माना जाए। इसे पढ़ने से संविधान का उद्देश्य पता चलता है। इसे पढ़ने से संविधान का उद्देश्य पता चलता है और इससे हमारे संविधान का दर्शन भी ज्ञात होता है। इससे हमारा संविधान का दर्शन भी ज्ञात होता है और यही एक रीजन रहा है कि उद्देशिका को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। चलिए इसका जो उत्तर था वो था ऑप्शन सी उद्देशिका। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 4। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए 39वें, बी 42वें, सी 40वें, डी 44वें। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो होगा डी 44वें। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 5। सामान्य पौधे में किसी तापमान पौधों में प्रकाश संश्लेषण की उच्चतम दर आवश्यक होती है? सामान्य पौधे में किस तापमान में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की उच्चतम दर आवश्यक होती है? ए 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 12 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो होगा ए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा के प्रयोग से भोजन बनता है। सौर ऊर्जा के प्रयोग से भोजन बनता है और विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया? निम्नलिखित में से पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया? ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी, डी उपरोक्त सभी। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? डी उपरोक्त सभी। जो हमारा ये भारत रत्न था इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। और जो इसकी शुरुआत की थी वो किसने की थी? जो हमारे तात्कालीन जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस रत्न की शुरुआत की थी। भारत रत्न को देने की शुरुआत की गई थी और ये असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है भारत रत्न। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या
7। 24वीं समानांतर रेखा के इन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। 24वीं समानांतर रेखा के इन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। ए पाकिस्तान और भारत, बी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, सी यूएसए और कनाडा, डी नॉर्थ और साउथ वियतनाम। फिर से सुन लीजिए। 24वीं समानांतर रेखा के इन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। ए पाकिस्तान और भारत, बी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, सी यूएसए और कनाडा, डी नॉर्थ और साउथ वियतनाम। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए भारत, पाकिस्तान और भारत। ये इसके पाकिस्तान और भारत के बीच कच्छ के पास स्थित है। ये कच्छ के पास स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से एक इनके मध्य हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया। निम्नलिखित में से एक इनके मध्य हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया। ए भारत जापान, बी भारत यूएसए, सी जापान यूएसए, डी चीन पाकिस्तान। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? भारत यूएसए। ऑप्शन बी हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया भारत और यूएसए के मध्य। यह जो टास्क फोर्स, ये जो हाइड्रोजन टास्क फोर्स है, ये कार्यबल सरकारी अनुसंधान को अनुसंधान के उद्योग को दृष्टिकोण से जोड़ती है। और इस कार्यबल का जो लक्ष्य है वो उच्च प्रदूषण वाले औद्योगिक, इसका जो लक्ष्य है वो उच्च प्रदूषण वाले औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों के जो कार्बन में कमी करना है तथा हरित और स्वच्छ गृह प्राप्त करने के सामूहिक लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9। हाल ही में प्रतिष्ठित ओडिया के मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया। उनका संबंध निम्न में से किससे था? हाल ही में प्रतिष्ठित ओडिया के मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया। उनका संबंध निम्न में से किससे था? ए साहित्यकार, बी नृत्य, सी पत्रकार, डी फोटोग्राफी। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो होगा ए साहित्यकार। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ए चेन्नई पोर्ट, बी मुंबई पोर्ट, सी मैंगलोर पोर्ट, डी कांडला पोर्ट। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो होगा ए चेन्नई पोर्ट। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ए चेन्नई पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में है। ये है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में ये किस जगह है? पूर्वी तट पर है। किस है? पूर्वी तट पर है। तमिलनाडु में पूर्वी तट पर। और देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा, देश का सबसे पुराना बंदरगाह है ये चेन्नई पोर्ट। और जो हमारा मुंबई पोर्ट है ये कहाँ है? मुंबई पोर्ट है हमारा पश्चिमी तट पर। ये हमारा पश्चिमी तट पर, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई पोर्ट, है ना। और जो ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और सर्वाधिक व्यापारी इसी बंदरगाह से व्यापार जो होता है, सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है ना। और जो सी जो है मैंगलोर पोर्ट, ये कहाँ पर है? मैंगलोर पोर्ट है हमारा पश्चिमी तट पर है। ये कर्नाटक में। मैंगलोर पोर्ट भी हमारा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, मैंगलोर पोर्ट है हमारा पश्चिमी तट पे। कहाँ है? कर्नाटक में। मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। हाँ, ये जो है ना कुंद्रेमुख का लोह अयस्क यहीं से निर्यात किया जाता है। कहाँ से? मैंगलोर पोर्ट से। कुंद्रेमुख का जो लोह अयस्क है वो यहीं से निर्यात किया जाता है। जो हमारा कांडला पोर्ट है, कांडला पोर्ट ये कहाँ है? ये पड़ता है हमारा, कांडला पोर्ट पड़ता है हमारा पश्चिमी तट पर पड़ता है ये गुजरात में। कांडला पोर्ट जो पड़ता है हमारा, ये पड़ता है गुजरात में।
गुजरात में पड़ता है और ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह ही है और यहाँ आयात के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ये जो कांडला पोर्ट है ये आयात के लिए प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर प्रमुख आयात सामग्री जो है वो क्या है, पेट्रोलियम और उर्वरक। यहाँ पर जो होता है सबसे ज़्यादा वो क्या होता है, पेट्रोलियम जो आयात होता है, पेट्रोलियम और उर्वरक। और ये कच्छ की खाड़ी में भी स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है, कच्छ खाड़ी में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या ले लेते हैं हम। अगली प्रश्न संख्या हमारी 11। बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया? बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया? ए 1900, बी 1903, सी 1907, डी 1905। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो होगा डी 1905। बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया? डी 1905 में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 12। पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से किस शहर में स्थानांतरित कर दिया गया था? पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से किस शहर में स्थानांतरित कर दिया गया था? ए इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी सुल्तानपुर, डी मथुरा और ये ई इनमें से कोई नहीं। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? ए इलाहाबाद। पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा में किस शहर में स्थानांतरित कर दिया था आगरा से? वो है इलाहाबाद, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 13। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? ए संभावित संसाधन विकास, बी सतत विकास, सी संसाधन विकास, डी संसाधन संरक्षण। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? बी सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 14। भारत की जनसंख्या इतिहास में 1901-1921 की अवधि को किस चरण के रूप में जाना जाता है? भारत की जनसंख्या इतिहास में 1921 की अवधि को 1921 की अवधि को किस चरण के रूप में जाना जाता है? ए ह्रासमान चरण, बी स्थिर चरण, सी गतिहीन चरण, डी विस्तारवादी चरण। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो होगा सी गतिहीन चरण। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या हमारी 15। भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके? ए 7वीं, बी 6ठी, सी 9वीं, डी 12वीं। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? हमारा उत्तर होगा सी 9वीं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 16। अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ए मानवाधिकार समिति, बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, सी रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ऑप्शन बी। अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 17। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? ए 1 आर्टिकल 1 और बी आर्टिकल 25, सी आर्टिकल 32, डी आर्टिकल 21। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? बी आर्टिकल 25। अच्छा, ये हमारा जो ए आर्टिकल है, आर्टिकल 1 है, इसमें क्या, आर्टिकल 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का संघ नाम और
राज्य क्षेत्र। ये हमारा आर्टिकल 1 में दिया गया है। और जो हमारा आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में क्या कहा है? आर्टिकल 32 हमारा इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, इस भाग में द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। और जो हमारा आर्टिकल 21 है, ये क्या है? ये आर्टिकल 21 हमारा प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 21 में है। और जो आर्टिकल 25 है, इसके अंतर्गत क्या आता है? अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये हमारा आर्टिकल 25 में आता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। कृषि अवसंरचना कोष के लिए योजना के तहत योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज तक के ऋण के लिए उपलब्ध होगा। कृषि अवसंरचना कोष के लिए योजना के तहत योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज तक के ऋण के लिए उपलब्ध होगा। ए 2 करोड़ रुपए, बी 50,000 रुपए, सी 5 करोड़ रुपए, डी 1 लाख रुपए। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? ए 2 करोड़ रुपए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या हमारी 19। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है? ए भारतीय चिकित्सा और अनुसंधान परिषद, बी केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो, सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, डी आयुष मंत्रालय। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा आज का प्रश्न होगा प्रश्न संख्या हमारी 20। एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। एक प्रकार का साइबर अपराध है, अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। ए स्पूफिंग, बी साइबर स्टॉकिंग, सी फिशिंग, डी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? डी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। चलिए दोस्तों, आज का हमारे प्रश्नों की संख्या यहीं समाप्त होती है। आप हमें टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार।